आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और इस शो में हम सिर्फ आधे घंटे में आपको शेयर बाजार, कमोडिटी, इकोनॉमी, देश दुनिया, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 160 अंक गिरकर 24,050 के पास हुआ बंद। फार्मा, हेल्थ केयर और मेटल इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स आज लाल निशान में हुए बंद। आज की गिरावट में एचसीएल टेक, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और टाटा मोटर्स पीवी निफ्टी के टॉप लूजर्स में रहे शामिल। वहीं भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब आज निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। निफ्टी बैंक में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडेक्स करीब 1% से ज्यादा टूटा और दिन के आखिर में 670 अंक गिरकर 57,500 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी बैंक के सभी 14 में से 13 शेयर आज लाल निशान में हुए बंद। सिर्फ यूनियन बैंक हरे निशान में बंद होने में रहा कामयाब। सबसे ज्यादा कमजोरी सरकारी बैंकों में रही। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2% टूटकर हुआ बंद। एसबीआई, कैनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी करीब 2% की रही कमजोरी। रियल्टी शेयरों में भी आज भारी बिकवाली देखने को मिली। आज रियल्टी इंडेक्स करीब सबसे ज्यादा 2% गिरकर हुआ बंद। आज के कारोबार में लोधा डेवलपर्स का शेयर 4% से ज्यादा फिसला। अनंतराज और गोदरेज प्रॉपर्टीज में करीब 3% की गिरावट रही। वहीं शोभा और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर 2% की कमजोरी के साथ हुआ बंद। आज के कारोबार में ऑटो शेयरों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज 1.5% की गिरावट के साथ हुआ बंद। इंडेक्स के सभी 15 में से 14 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति में सबसे ज्यादा 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली। कई दिनों की लगातार तेजी के बाद आज आईटी शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। आईटी इंडेक्स करीब 1% गिरकर हुआ बंद। निफ्टी आईटी के 10 में से 9 शेयर आज लाल निशान में हुए बंद। एचसीएल टेक में सबसे ज्यादा करीब 5% की गिरावट रही। इसके अलावा एलजीएम, टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट के शेयर करीब 1.5% तक गिरकर हुए बंद। बाजार की गिरावट में आज फार्मा शेयरों में दिखी खरीदारी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज करीब 1% की तेजी के साथ हुआ बंद। इंडेक्स के 20 में से 16 शेयर हरे निशान में हुए बंद। बायोकॉन, डिवीज लैब, सन फार्मा में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। बायोकॉन के शेयर में आज करीब 6% से ज्यादा की शानदार तेजी देखने को मिली। दरअसल शेयर में आज बड़ी ब्लॉक डील हुई। ब्लॉक डील के जरिए यहां पर मेलिन इनकॉर्पोरेशन करीब 4 करोड़ 6 लाख शेयर 400 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचेगा। लेकिन जिस भाव पर ब्लॉक डील की उम्मीद थी उससे बेहतर फ्लोर प्राइस पर यह डील हुई, जिससे शेयर में शानदार खरीदारी देखने को मिली। पहले 378 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ब्लॉक डील होने का अनुमान था। क्वार्टर 1 के नतीजों के बाद नोवोको विस्टास के शेयर में आज 8% की शानदार तेजी रही। तिमाही नतीजों से लगातार डिमांड, ज्यादा बिक्री और स्थिर ऑपरेटिंग मार्जिनल की वजह से शेयर को मिला सपोर्ट। पहली तिमाही में कंपनी की आय में करीब 9% की ग्रोथ दिखी। वहीं मुनाफे में 20% का शानदार जंप रहा। मजबूत बिजनेस अपडेट से लैंडमार्क कार्स में आज 14% की शानदार तेजी रही। ऑटो रिटेल कंपनी लैंडमार्क कार्स ने पहली तिमाही के लिए मजबूत बिजनेस अपडेट जारी किया। कंपनी की कमाई और वाहन बिक्री दोनों में डबल डिजिट की ग्रोथ दर्ज हुई, जिसके बाद शेयर में आज शानदार उछाल दिखा। सालाना आधार पर कंपनी की रेवेन्यू में करीब 22% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं वाहनों की बिक्री में 24% से ज्यादा का उछाल रहा। जस्ट डायल के शेयर में आज भी जोरदार तेजी देखने को मिली। आज शेयर करीब 17% चढ़कर बंद हुआ। 2 दिन में शेयर 37% से ज्यादा चढ़ा। पहली तिमाही के मजबूत नतीजे, मैनेजमेंट में बड़े बदलाव और मजबूत कैश बैलेंस को लेकर भरोसा बढ़ने से शेयर में रफ्तार दिखी, जिसके बाद ब्रोकरेजेस का भी कंपनी पर भरोसा बढ़ता हुआ दिखा। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में आज लगातार 5वें दिन मजबूती रही। आज शेयर करीब 4% चढ़ा।
वहीं 5 कारोबारी सत्र में शेयर ने 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट के बाद कल्याण ज्वेलर्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। सिटी ने शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 750 रुपए ₹545 से ₹574 प्रति शेयर का है और लॉट साइज 26 शेयर का है। कंपनी इशू से 11,600 करोड़ रुपए जुटाएगी। एचडीएफसी लाइफ अपने क्वार्टर 1 के नतीजे कल जारी करेगी। नतीजों को लेकर अनुमान है कि कंपनी का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी कि वीएनबी 5% घटकर 850 करोड़ रुपए रह सकता है। अप्रैल और मई में ग्रोथ सुस्ती का असर क्वार्टर 1 के प्रदर्शन पर भी दिख सकता है। जीएसटी आईटी से जुड़े नुकसान के कारण वीएनबी मार्जिन्स पर दबाव रहने का अनुमान है। साथ ही मैनेजमेंट की एपीई ग्रोथ पर कमेंट्री अहम रहेगी और सेक्टर में मांग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की स्थिति पर भी नजर रहेगी। सरकारी बैंक आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही इस सौदे पर अंतिम फैसला ले सकती है और अगले 1 महीने के भीतर कैबिनेट की मंजूरी मिलने की भी संभावना है। प्रेम वत्स की अगुवाई वाली फेयरफैक्स इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है और हिस्सेदारी खरीदने के लिए करीब ₹77 प्रति शेयर की पेशकश कर सकती है। सरकार और एलआईसी मिलकर बैंक में अपनी 60.72% की हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिसके बाद बैंक का प्रबंधन नए खरीदार के हाथ में चला जाएगा। हालांकि इस सौदे को पूरा करने के लिए अभी कैबिनेट और आरबीआई की मंजूरी मिलना बाकी है। दीपम का लक्ष्य इसी साल इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने का है। भारत की थोक महंगाई दर यानी WPI जून में बढ़कर 9.87% हो गई है, जो मई में 9.68% थी। खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी और मैन्युफैक्चरिंग लागत का दबाव इसका मुख्य कारण रहा। खाद्य महंगाई दर की बात करें तो 4.49% से बढ़कर 6.41% रही। वहीं फ्यूल और पावर महंगाई करीब 30.3% से घटकर 27.4% मंथली बेसिस पर रही। हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ऊंची कीमतों के कारण यह अभी भी ज्यादा बनी हुई है। सरकार देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने वाली है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 का रास्ता अब पूरी तरह से साफ है। सूत्रों के मुताबिक मिशन के बजट से जुड़े सभी खास मुद्दों का सॉल्यूशन हो चुका है और आईटी मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट को मंजूरी के लिए पेश कर सकता है। सूत्रों के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 2.0 की कुल अनुमानित लागत 1.25 लाख करोड़ रुपए होगी। इस मिशन का मकसद केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना होगा। कल सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट आसपास पहुंचा, जबकि 3 दिनों में 13% से ज्यादा की तेजी ब्रेंट क्रूड में देखने को मिली। WTI क्रूड भी $80 के करीब कारोबार कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़े जियोपॉलिटिकल टेंशन ने सप्लाई की चिंता को बढ़ा दिया है, जिससे तेल की कीमतों में लगातार
करीब 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, जबकि जिंक में आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़त। इसके अलावा निकेल में भी मजबूती के साथ कामकाज। हालांकि लेड की कीमतों में चोरी मामले में सिर्फ चोरी नहीं, लापरवाह अफसर भी नपेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में यूपी सरकार की बनाई 3 सदस्यीय एसआईटी जल्द अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने वाली है। जांच में बैंक लेन देन के रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, वित्तीय दस्तावेज और गवाहों के बयान शामिल है। एसआईटी ने साफ किया कि जांच अभी भी जारी है और अंतिम रिपोर्ट में पूरी तस्वीर सामने आएगी। सूत्रों के मुताबिक अंतिम रिपोर्ट में सिर्फ उन लोगों की पहचान नहीं होगी जो सीधे तौर पर चोरी में शामिल थे, बल्कि उन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये चोरी लंबे समय तक पकड़ में नहीं आई, इसकी भी पहचान होगी। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया हुई तेज। सीईओ की नियुक्ति के लिए बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी 18 जुलाई को शाम 4 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। राम मंदिर का सीईओ बनना कोई आसान बात नहीं है। यह पद सीधे तौर पर करोड़ों सनातन से जुड़ा है, तो किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती है। इस जिम्मेदार के तहत मंदिर की सुरक्षा, वीआईपी मूवमेंट और भारी भरकम वित्तीय बजट के प्रबंधन से जुड़ा है। इसलिए चयन समिति ने पात्रता के बेहद सख्त मानक तय किए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से करीब सीईओ को वेतन और आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ये पद पूरी तरह से ट्रस्ट के अधीन होगा और एक वेतनभोगी कर्मचारी की तरह राम मंदिर के लिए समर्पित रहेगा। गुजरात के बनासकांठा के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर। चढ़ावा चोरी के एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज में दान की गिनती के दौरान पैसे चुराता दिखा आरोपी। चढ़ावा गिनती के दौरान पैर के नीचे दबाई नोट की गड्डी। इसी साल मई महीने में सामने आया था चोरी का मामला। 7 मई को 1,04,000 रुपए चोरी का आरोप लगा था। 21 अप्रैल को भी चढ़ावा चुराते दिखा था आरोपी चिराग। बताया जा रहा है कि आरोपी चिराग ठाकुर जमानत पर बाहर घूम रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। मांग उठ रही है कि अगर पिछले 1 साल से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए तो लाखों रुपए के बड़े चोरी का पर्दाफाश हो सकता है। महाराष्ट्र के नासिक में भावली डैम घूमने गए एक परिवार से छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया। नासिक के गतपुरी में एक परिवार के 8 सदस्य भावली वाटरफॉल घूमने गए थे। इसी दौरान एक जगह खाना खाने के लिए रुके परिवार की एक महिला के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ और बदसलूकी की। बाद में दूसरे लोगों के विरोध करने पर आरोपी चले गए, लेकिन फिर आरोपियों ने पीड़ित परिवार की गाड़ी का पीछा किया और डंडों और रॉड से हमला किया। बचने के लिए परिवार ने गाड़ी को मौके से तेज रफ्तार से निकाल ली, लेकिन बाइक और कार में सवार लोगों ने करीब 10 से 15 किलोमीटर तक पीछा किया और हमला करने की कोशिश। इंदौर में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा। इंदौर में रोड पर हंगामे का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें रावजी बाजार थाना क्षेत्र के मोती तबेला इलाके में मामूली गाड़ी में कट लगने की बात को लेकर 2 बाइक सवार युवकों ने एक कार पर हमला कर दिया। युवक ने कार के शीशे तोड़ दिए और कार के बोनट पर चढ़कर जमकर हंगामा करता नजर आया। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। भारत नेपाल बॉर्डर पर एक अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार हुआ। सीमा सुरक्षा बल ने भारत नेपाल बॉर्डर से एक अमेरिकी नागरिक को अवैध तरीके से नेपाल में घुसपैठ करने के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक सैम ब्राउन के पास भारत आने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं था। चेकिंग के दौरान सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी ने जब उससे पासपोर्ट और वीजा मांगा तो भागने लगा, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। सीमा सुरक्षा बल के साथ खुफिया एजेंसी ने भी पूछताछ की, जिसके बाद सैम ब्राउन ने दावा किया कि वो थाईलैंड गया था और वहां पासपोर्ट गुम हो गया। इसके बाद वो समुद्र के रास्ते श्रीलंका और फिर से गोवा पहुंचा। इसके बाद वो नेपाल जाना चाहता था, लेकिन बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। यूपी एसटीएफ और खोराबार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देर रात हुई मुठभेड़ में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मुस्तफिजुर रहमान उर्फ बाबू को एनकाउंटर में मार गिराया। बीएसपी नेता की हत्या का आरोपी मुस्तफिजुर लंबे समय से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह भी गोली लगने से घायल हुआ। पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर एटीएस का शिकंजा। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी। एटीएस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा स्थानीय युवाओं के साथ किए गए वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। शहजाद भट्टी पर इंटरनेट के जरिए युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रभावित करने का संदेह है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए का बड़ा कानूनी एक्शन। जम्मू कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में जांच एजेंसी ने हाफिज सईद को हमले का मास्टरमाइंड भी बताया। आरोपी की गैर मौजूदगी में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ। नए आपराधिक कानून के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान लागू। कोर्ट में आतंकी हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की होगी प्रक्रिया। पहली चार्जशीट में 3 पाकिस्तानी आतंकियों समेत अन्य आरोपी शामिल। साजिद सैफुल्ला जट, बशीर अहमद और परवेज अहमद भी मामले में आरोपी है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक हाफिज सईद ने पाकिस्तान में बैठक रची थी साजिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बुरी खबर देखने को मिली। यहां क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी अचानक मैदान पर गिर पड़ा। खिलाड़ी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है और अचानक गिर पड़ता है। साथी खिलाड़ियों और मौजूदा लोगों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान का भी अमेरिका पर पलटवार। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिका ने 5 घंटों तक ईरान पर बमबारी की, जिसके बाद ईरान ने ऑपरेशनल नस्र 2 लॉन्च किया। ईरान ने खाड़ी के देशों में अमेरिकी आर्मी बेस पर हमले किए। बहरीन के जाफरी बेस को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान का बहरीन में कई गोला बारूद डिपो तबाह करने का दावा। ईरान ने एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंटर को भी निशाना बनाया। ईरान में भूकंप के झटके महसूस की रिपोर्ट है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस इलाके में करीब 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका ईरान जंग के बीच हॉर्मोज पर अमेरिका वसूलेगा टोल। 14 जुलाई यानी आज से अमेरिका ने हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूलना शुरू कर दिया है। वहीं ईरान की तरह जाने वाले जहाजों को गन पॉइंट पर वापस लौटाया जा रहा है। जंग के बीच कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मोज में जहाजों से 20% टैक्स वसूलने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सैन्य क्षमता को अमेरिका पूरी तरह से नष्ट करेगा। जो भी व्यापार ईरान से करेगा वो हॉर्मोज से नहीं गुजरेगा।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के बीच अमेरिका ने यूएई में अपनी कांसुलर सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी। अबू धाबी स्थित अमेरिकी दूतावास और दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने 13 से 15 जुलाई तक सभी कांसुलर अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी मिशन ने इसका कारण क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों को बताया है। हालांकि आपातकालीन कांसुलर सहायता डिजिटल और टेलीफोन चैनलों के जरिए जारी रहेगी। बता दें कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमले में अबू धाबी दुबई के दूतावास को निशाना बनाया था। खाड़ी में एक युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच इलाके में एक नए युद्ध की रूपरेखा बनने लगी। यमन सऊदी अरब के बीच 4 साल से चली आ रही शांति खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब के सना एयरपोर्ट पर ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों और ड्रोन छोड़ दिए हैं। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा था, लेकिन मार्च 2022 में हुए संघर्ष विराम के बाद हुई ये पहली हिंसक घटना है। अब दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। अमेरिका ईरान जंग के बीच लेबनान पर इजरायल ने फिर किया अटैक। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना आईडीएफ के मुताबिक कार्रवाई के दौरान उस इमारत को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइलें रखे हुए था। आईडीएफ का दावा है कि यह ठिकाना इजरायल के खिलाफ हमलों की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं आज इटली में सीज फायर को लेकर दोनों देशों में बैठक होने वाली है। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूस का बड़ा हमला। रूस ने जापोरिजिया के फ्रंटलाइन शहर ओरिखोवे पर 3 टन वजनी बम से हमला किया। रूस ने FAB-3000 ग्लाइड बम से हमले का वीडियो भी जारी किया। रूस का दावा है कि करीब 40 किलोमीटर दूर से दागे गए इस बम में 1 से 4 टन विस्फोटक था और ग्लाइड किट की मदद से उसने लक्ष्य को सटीक निशाना बनाया। हमले की तस्वीरों में दिखी भयानक तबाही। पाकिस्तान के कराची में हिंदू डॉक्टर का मर्डर। बैंक के बाहर लूटपाट के दौरान हिंदू डॉक्टर आकाश चंद की गोली मारकर हत्या। कराची के पॉश क्विंटन इलाके में वारदात। डॉक्टर आकाश पिता और भाई के साथ बैंक पहुंचे थे। कार रुकते ही बदमाशों ने लूट की कोशिश की, जिसके बाद लुटेरों ने बैंक सुरक्षा गार्ड के बीच गोलीबारी हुई। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिवार के लोग और हिंदू समाज के हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं। हिंदू समुदाय ने हत्या को टारगेट किलिंग बताया है। पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा सीएसके का स्थान। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल बाद आपसी सहमति के बाद अलग होने का फैसला किया। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से साझेदारी को खत्म करने का निर्णय लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी बार 2023 में आईपीएल का खिताब जीता था, जिसके बाद टीम 2024, 25 और 2026 सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण पिछले कुछ समय से स्टीफन फ्लेमिंग के भविष्य को लेकर सवाल भी उठ रहे थे। अब फ्रेंचाइजी ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान से अलग होने का फैसला किया। सीएसके के मेंटर बन सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स में चल रही बड़े बदलाव की तैयारी। दरअसल 18 साल बाद मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के टीम से अलग होने के बाद फ्रेंचाइजी महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर की भूमिका देने पर विचार कर रही है। हालांकि इस फैसले को लेकर अंतिम निर्णय धोनी की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। अगर धोनी खिलाड़ी के तौर पर टीम के साथ बने रहना चाहते हैं तो सीएसके उनके फैसले का सम्मान करेगी। वहीं फ्रेंचाइजी नए कप्तान की तलाश में भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार संजू सैमसन कप्तानी की दौड़ में आगे माने जा रहे। पिछले सीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की कप्तानी संभाली थी।
शुभमन गिल ने दिया बड़ा बयान। वनडे क्रिकेट को 40 ओवर का बनाने की सलाह का विरोध। दरअसल हाल ही में एडिनबर्ग में आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान भी वनडे क्रिकेट को 50 ओवर से घटाकर 40 ओवर करने की संभावना पर चर्चा हुई थी। इसी चर्चा का विरोध करते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, वनडे क्रिकेट को और रोमांचक बनाने के लिए 40 ओवर और द्विपक्षीय सीरीज की जगह 3 या 4 टीमों की सीरीज आयोजित की जानी चाहिए। इससे खिलाड़ियों और दर्शक दोनों का उत्साह बढ़ेगा। बीसीसीआई सूत्र का बड़ा संकेत। सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट। दरअसल भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव की वापसी की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार यदि सूर्यकुमार घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। खराब फॉर्म के कारण सूर्यकुमार को टी20 टीम से बाहर किया गया था। उनसे कप्तानी भी वापस ले ली गई और आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए उनका चयन नहीं हुआ। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई। अब चयनकर्ताओं की नजर सूर्यकुमार के घरेलू प्रदर्शन पर रहेगी, जिसके आधार पर उनकी वापसी पर फैसला किया जा सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 26 20 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस वर्सेस स्पेन मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप 26 के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन बुधवार देर रात भारतीय समयानुसार 12:30 बजे डलास स्टेडियम में आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 20 साल बाद भिड़ रही है। इससे पहले 2006 में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराया था। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे शानदार फॉर्म में हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं स्पेन की उम्मीदें युवा स्टार लामिन यमाल पर टिकी होंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक मैचों में से एक माना जा रहा है। राम मंदिर पर ट्रोल किए जा रहे अनुपम खेर के वीडियो किया पोस्ट। टारगेट किए जाने पर ट्रोलर्स पर जमकर बरसे। कहा, अयोध्या में मिलती है और भी शक्ति। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को छोटी घटना बताने पर ट्रोल हुए अभिनेता अनुपम खेर ने वीडियो जारी करके सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एक्टर ने साफ किया कि न वो पहले कभी डरे हैं और न आगे डरेंगे। वह आज भी पूरी ईमानदारी से अपने हर शब्द पर कायम है। शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। शाहरुख खान को उनके मुंबई स्थित आवास मन्नत में 2 अतिरिक्त मंजिल जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राहत मिल गई है। यह अपील मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दांडकर द्वारा दायर की गई। महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा मन्नत में 7वीं और 8वीं मंजिल तोड़ने के लिए दी गई थी। कोस्टल रेगुलेशन जोन की मंजूरी को वैध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों ने कानून के प्रावधानों का पर्याप्त पालन किया और हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। गोविंदा का बड़े पर्दे पर होगा कमबैक। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने लंबे समय बाद अपनी नई फिल्मों का ऐलान करते हुए उनके टाइटल पोस्टर जारी किए हैं। खास बात यह है कि इस फिल्मों में वह सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्माता की भूमिका भी निभाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने कहा कि वे जल्द ही अपनी फिल्मों को पूरी स्टार कास्ट की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई नए कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। गोविंदा की इस घोषणा के बाद उनके प्रशंसकों में एक बार फिर उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का उत्साह बढ़ गया है। अभिनेत्री सारा अर्जुन एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने एक मैगजीन कवर के लिए ग्लैमरस फोटोशूट कराया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फोटोशूट में सारा क्रीम रंग के स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रही है। उनका एलिगेंट लुक, मिनिमल स्टाइलिंग और आत्मविश्वास से भरे एक्सप्रेशन फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। धुरंधर की सफलता के बाद सारा का यह नया अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। फैंस अब उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरें फटाफट में इतना ही। नमस्कार।